हाँ, तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। चैप्टर का नाम से ही समझ आ रहा है शीत युद्ध का दौर, मतलब कहीं ना कहीं युद्ध की बात होगी इसमें। तो चैप्टर के नाम से ही समझ आ गया है कि इसमें युद्ध की बात होगी। तो हमारा चैप्टर है दो महाशक्तियों के युग का आरंभ, या फिर बोले दो ध्रुवीयता गुट निरपेक्ष आंदोलन। दो ध्रुवीय महाशक्ति मतलब दो शक्तियां हैं, दोनों ही महाशक्तियां हैं और एक युग में उनका आरंभ हुआ है। ये एक टॉपिक है। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुट में बंट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। शीत युद्ध का मतलब है कि एक और अमेरिका है, दूसरी ओर सोवियत संघ है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, दोनों ही महाशक्तियां हैं और दोनों के बीच में एक कंपटीशन है। दोनों को एक दूसरे से डर लगता है क्योंकि दोनों महाशक्तियां हैं। एक तो कमज़ोर है नहीं जो कोई एक से डरेगा, ईर्ष्या करते हैं दोनों एक दूसरे से। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, उसके बाद इन दोनों महाशक्तियों का उदय हो गया और इसका डिक्लाइन हुआ था 1991 में। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संघर्ष भी था और विचारात्मक संघर्ष भी था। विचारात्मक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, ये दोनों ही संघर्षों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे स्मरणीय बिंदु, मतलब इन बिंदुओं का यहाँ पे ये सिर्फ नोट्स हैं, पूरे चैप्टर डिटेल में है तो वो पूरी वीडियो अलग है, लेकिन ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट्स है। स्मरणीय बिंदु, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये डेट तो हर बच्चे को याद होनी चाहिए, आगे चल के बहुत काम आती है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी उसके बाद जो भी घटनाएं हुई है ना, वो सारी हमारी समकालीन विश्व राजनीति में हमें पढ़नी होती हैं। वो सब उसका ही टॉपिक बन जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें दो गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये थे हमारे मित्र राष्ट्र। दूसरी ओर थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। तो दो राष्ट्र हो गए, एक और मित्र राष्ट्र, एक और धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली आसानी से याद रहेगा, तीन शब्द के हैं। और मित्र राष्ट्र में तो सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जैसा मैंने ऊपर बताया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद ही दो महाशक्तियां अस्तित्व में आई। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा के सोवियत संघ का। पूंजीवाद क्या होता है, जिसमें प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है, अधिक से अधिक अपना लाभ कमाने के लिए काम किया जाता है और सब निजी काम करते हैं। कोई किसी का मतलब नहीं है, मतलब अपने आप से प्रॉफिट कमाना है, बस यही मतलब होता है। दूसरी ओर समाजवादी में समाज के भले के हित को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवाद को अपनाया, दूसरी ओर जो सोवियत संघ था उसने समाजवाद को अपनाया। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में सामाजिक, विचारात्मक भी डिफरेंस थे। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की हैं। अब दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं, तो दोनों ने ही अलग अलग देशों से संधि बनाई। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो, नाटो का उसने 1949 में, सीटो 1954 में, सेंटो 1955 में। सोवियत संघ ने एक किया था वार्सा पैक्ट, जो कि 1955 में हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1949 नाटो, सीटो 1954, सेंटो 1955 और वार्सा पैक्ट भी 1955। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उसमें प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियों छोटे देशों के साथ रहना चाहती थीं।
छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। अब ये क्या करते थे कि ये अपने आप को छोटे देशों के साथ जोड़ के रखना चाहते थे। ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थी, ये उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन जो छोटे देश थे उन्हें हथियार चाहिए होते थे। वो तो कमज़ोर होंगे ही छोटे देश, तो उनको हथियार चाहिए होते थे, सुरक्षा चाहिए होती थी, आर्थिक मदद चाहिए होती, तो वो इनसे मिल जाती थी, इन्हें महाशक्तियाँ इन्हें प्रदान करती थी, इसीलिए छोटे देश इनमें शामिल हो जाते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। अब दोनों के पास परमाणु है, कोई भी तो कमज़ोर नहीं है, तो दोनों में कंपटीशन बना रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में युद्ध हुआ नहीं, सिर्फ उसकी बनी रही संभावना कि युद्ध हो सकता है। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि युद्ध होने की संभावना पूरी होती है, लेकिन युद्ध होता नहीं है, इसी शीत युद्ध का दौर कहा गया, क्योंकि वास्तविक युद्ध तो नहीं हुआ था इनके बीच। हाँ, अब तो जो ये महाशक्तियाँ थी, छोटे देशों से इन्हें कुछ तो लाभ होता होगा, तभी अपने आप में शामिल करते थे। देखिए इनसे क्या लाभ होता है। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, उनके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो उन्हें प्राप्त कर लेते थे। सैन्य ठिकाने स्थापित करना, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह सैन्य स्थान स्थापित करने होते थे, तो वो छोटे स्थान जब उनके कब्जे में आ जाते थे तो वो उस जगह पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित कर देते थे। और उसके बदले आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भूक्षेत्र, ताकि उनको भूक्षेत्र भी मिल जाता था ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। जगह भी अच्छी खासी मिल जाती थी। इस वजह से जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों से लाभ लेती थी। शीत युद्ध के दायरे, 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में जो था बर्लिन की एक दीवार थी जो दो ध्रुवताओं को अलग करती थी। उसको बोला जाता था कि वो दो दुनिया को अलग करती है थी, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ यूएस। तो जो 1948 में थी वो बर्लिन की जो नाकेबंदी जो थी ना वो गिरा दी गई थी। ये डेट याद रखनी है, डेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1948 में बर्लिन की दीवार का याद रखना है। 1950 में कोरिया संकट, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1954 से 1975 के बीच में जो अमेरिका था उसने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था, उसके कुछ परिणाम भी थे, वो आगे आएंगे। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1954 में अमेरिका ने करा, लेकिन 1956 में किसने करा? सोवियत संघ ने। किस पर? हंगरी पर। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये सारी डेट्स हैं जो फिर याद हमें होनी है, 1 मार्क्स में आई जाती हैं पेपर में। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ, जिसकी नींव 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई, बार्डुंग सम्मेलन। इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब क्या होता है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दुनिया दो में बट गई, एक तरफ यूएसएसआर और एकदम यूएस। दोनों ने ही अलग अलग व्यवस्था अपनाई। एक तरफ यूएस ने पूंजीवाद अपनाई, दूसरी तरफ यूएसएसआर ने समाजवादी अपनाई। तो कुछ लोग उसमें चले गए, कुछ लोग उसमें चले गए, लेकिन जो लोग इन दोनों में से किसी में भी सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने एक सोचा कि ना तो हम पूंजीवाद में जाएंगे ना ही हम समाजवाद में जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। अभी अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए हैं, तो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके गुलामी बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इन दोनों में से किसी भी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे। तो उन्होंने इन सब से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की। ना वो उधर गए ना वो उधर गए, अपने आप को उस सब से दूर रखा। तो इसी को हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके संस्थापक नेता जवाहरलाल नेहरू भारत में, कर्नल नासिर मिस्र में, डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया में, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया में, वामे इकोनोमा धाना। तो ये थी हमारी गुट निरपेक्ष आंदोलन। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है।
साथ ही साथ वर्तमान से इनके 17 सदस्य तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। तो आज के टाइम में हमारा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें 120 सदस्य हैं। 18वां NAM सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में 25 से 26 दिसंबर 2019 में होना तय हुआ है। इस सम्मेलन की थीम है अपहोल्डिंग द बैंगोंग प्रिंसिपल टू एंश्योर कॉन्सर्ट एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इस सम्मेलन में विभिन्न समकालीन मुद्दे जैसे आतंकवाद, सुरक्षा और शांति के खतरों, यूएन सुधार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और दक्षिण सहयोग आदि पर चर्चा की गई। तो इसमें ये जो हमारा सम्मेलन हुआ, इसमें हमारे इस सम्मेलन में इन सब मुद्दों पर बात की गई। भारत और शीत युद्ध, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर रखने का प्रयास किया। भारत में क्या हुआ शीत युद्ध का, एक तरफ अमेरिका एक तरफ USSR, लेकिन भारत में क्या हुआ वो इसके बारे में देखो। भारत ने ना उधर गया ना उधर गया, उसने अपने आप को उन दोनों से दूर रखा, जिसे गुट निरपेक्ष की नीति कहते हैं। ऐसा करने में सिर्फ ये उनसे दूर नहीं रहा, लेकिन इन्हें जो उन दोनों के मतभेद थे उनके बीच में, उसको भी सुलझाने की कोशिश की। शस्त्र नियंत्रण श्रेणियाँ संधियाँ, LTVT सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इसमें बोलने में पता चल रहा है जो परमाणु का यूज़ है वो थोड़ा कम किया जाए, सीमित करा जाए। ये कब हुआ था? 5 अगस्त 1963। SALT सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972 और दूसरी हुई थी 18 जून 1972 में। स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 31 जुलाई 1991, दूसरा 3 जुलाई 1993। NPT परमाणु प्रसार संधि 1 जुलाई 1968। 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पूर्व सोवियत संघ ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, अन्य देश नहीं। इसमें ये बताया गया कि जो परमाणु संपन्न देश हैं 5, वही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और बाकी कोई देश नहीं कर सकता। इनकी 8 भी दे रखी है, ये सारी संधियाँ हो रखी थी, LTVT, SALT, START, NPT, तो इनकी डेट भी याद रखनी है हमें। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो गया चैप्टर। इसके नोट्स हैं, आगे हम इसके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स आगे इसके चैप्टर को हम आगे इसको जारी रखेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन नोट्स जितना इंपॉर्टेंट होते हैं उतने इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड और भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म, चैप्टर के नोट्स इतने ही होते हैं।